जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विजय रथ की तैयारी कर चुके हैं। हम काले दिख रहे हैं वो इसलिए कि हम दिल वाले हैं। लाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाना है, टारगेट को पूरा करना है। आपने पढ़ा है, उसको देखना है और सुनना है, इसलिए हम ही हैं। बस ये ध्यान रखिए, है ना। भूल मत जाइएगा कि सर आज तो आप दिख ही नहीं रहे हैं, तो आज जो है थोड़ा सा लाइट कम है ना। तो बस ये है कि तैयारी क्योंकि करनी है। राधे राधे। अंकुर, रीना, रेखा, सारे लोगों को कटवा नमस्कार। हम लोग चलेंगे अपने क्लास को रिवीजन करें। मतलब हम दिख रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह से नहीं दिख रहे हैं। आज के जो चैप्टर हैं उनको हम लोग रिवीजन करेंगे। और आज है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भ्रंशन बलन, मतलब कैसे पर्वत बनते हैं, कैसे नदियां बनती हैं, कैसे घाटी बनती हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है, आज रिवीजन क्या करना है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ में आपको देखना है कि पर्वत, पठार, नदियां कैसे बनती, इनके कारण क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। बहुत काले दिख रहे हैं, हाँ यही तो बात है। कोई बात नहीं, हम काले हैं ना, काले दिखने दो। एडमिन जी नहीं कर सकते हैं, एडमिन जी का इसमें कोई जोर नहीं, है ना। तो हम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, पहुंच रही कि नहीं। तो हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पृथ्वी का जो कोर तक है ना, पृथ्वी के अंदर क्या है। अभी तक हम लोग बाहर देख रहे थे, अब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे और अंदर पृथ्वी की खुदाई करेंगे, ठीक है ना। तो अंदर में क्या क्या मिलता है, क्या क्या तत्व होते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, किस तरह से उनका डिवाइडेशन होता है ना। हाँ बेटा देखो, आज लाइट नहीं है, वही कह रहे हैं ना, लेकिन हमें आपको पढ़ाना ही है। जैसे आप लोग बीमारी में भी, बुखार में भी, है ना, गर्मी सर्दी बरसात में भी पढ़ते हैं, तो हमें भी वही लगता है कि पढ़ाना तो है ही है। अब काले हैं क्या बताए, कोई बात नहीं। हाँ सही कह रहे हैं आशीष जी। हाँ नीलू कह रहे हैं गोरे हैं। ठीक है, तो दांत सिर्फ दिख रहे होंगे ना, व्हाइट व्हाइट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन नदियों का निर्माण कैसे होता है। ये विंध्यन रेंज, विंध्यन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है ना। ये विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है। ये नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी का निर्माण कैसे हुआ, ये भ्रंश घाटी की नदी है क्यों कहते हैं। सतपुड़ा या सतपुड़ा रेंज का भारत में निर्माण कैसे हुआ है। इसके अलावा भी और भी कई देश हैं जहां पर इस तरह की भ्रंश घाटी के कुछ पर्वत पाए जाते हैं, उनको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद इसका कारण जो आता है समझ में, कि ये जो कारण है वो कारण भी आपने पढ़ा होगा कि इनके कारण में एक और रीजन है कि जो हमारी प्लेटें हैं, प्लेटों का चलन होता है। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है एक गोला है और गोले के अंदर लिक्विड फॉर्म में मैग्मा है, ठीक ना, जिसे आप लिक्विड कहते हैं, जिसे आप मैग्मा बोलते हैं, लावा नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। लावा जब बाहर निकल जाता है ज्वालामुखी के द्वारा, उसको लावा बोलते हैं, ऐसे मैग्मा कहते हैं। हम लोग हाँ अफ्रीका से ले रहे हैं, असर आ गया है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि इस पृथ्वी के जो प्लेटें हैं, पृथ्वी के अंदर जिनमें हम लोग बसे हुए हैं, इन प्लेटों का विवर्तन होता है, चलन होता है। तो प्लेटों के चलने से कई चीजें, कई ऐसी आकृतियां बनती हैं, हम लोग उनको भी पढ़ेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्मल प्लेट थी और क्या हुआ कि यहाँ पर आंतरिक बल के कारण ये प्लेट यहाँ से दरार पड़ गई, टूट गई, टूट करके नीचे धंस गई। अब जो लोग यहाँ बराबर यहाँ रहते थे, कुछ लोग यहाँ आ जाएंगे, अब उनके लिए ये पर्वत ऐसे मिल जाएगा ना, यहाँ पर ये दरार मिल जाएगी और चट्टाने इनको दिखने लगेंगी। और ये चट्टाने जो है आपको माउंटेन्स का काम करेंगे कि ये तो पर्वत जैसे लग रहा है ना, ढाल है, या तो ये घाटी हो जाएगी और या तो ये पर्वत हो जाएगा ना। ये भी आपने देखा होगा, कभी कभी कोई प्लेट नीचे से ऊपर की तरफ बल लगता है तो ऊपर चली जाती है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में, पृथ्वी की उत्पत्ति में, सारी चीजें आपने पढ़ ली है, ठीक है। तो हम लोग आज करते हैं, देखो ये तो आपको दिखेगा ना। एक चीज मुझे बताओ, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं
वो दिख रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके कमेंट बता दीजिए। हम लोग विजयरथ की तैयारी में हैं, आप सारे साथी हमारे साथ रिवीजन बैच में जुड़ रहे हैं और डेली का टारगेट मिलता है, और वो डेली का जो टारगेट है वो आपके मिशन सचिवालय के इस सपने को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान है, और ये मास्टर प्लान ही आपको फॉलो करना है डेली, और वो मुझे लगता है आप लोग कर रहे हैं। लाइट नहीं है, बस कम में काम चला रहे हैं कि बस ये नो कि काफी देर से लाइट कटी थी और अभी रीजनिंग की क्लास हो रही थी, तो ये था कि आपकी क्लास ये वाली हो जाए, कहीं कटे ना, क्योंकि ये क्लास कुछ साथियों को सिर्फ यही क्लास मिलती है ना, मास्टर प्लान जितने भी विजयरथ लेने वाले साथी हैं उनके लिए ये क्लास मिलती है। और एक चीज ध्यान रखना, इल्जाम ना लगाइएगा हमको, क्योंकि एक क्लास का वादा करके 3 क्लास आपको दे रहे हैं, और ये आगे भी हरदम चलता रहेगा, क्योंकि उद्देश्य है कि आपको सफल बनाना है, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है। ठीक है, हाँ बताएंगे हम 1, करेंगे आपके 3, लेकिन मेहनत करके आप लेंगे तो सब में आपको फायदा मिलेगा। मानसी साहू नहीं भूले हैं, आपको कहां भूलेंगे, आप क्लास में रहती हो लेकिन कम रहती हो। ठीक है, तो यहां हम लोग देखेंगे कि ये जो मास्टर प्लान है उसको फॉलो करना है, और जिद है इसी बार फाइनल करना है। उड़ान 2.0 शानदार बैच, अगर आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करनी है, इससे सस्ता कोई बैच नहीं है, पूरे यूट्यूब पे देखिए, और सबसे ज्यादा मेहनत करना है, मतलब आप समझिए विश्वास नहीं करेंगे, इस बैच में आपको 6 घंटे की लाइव क्लास मिलती है। और आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि बहुत साथी हमारे साथ यूट्यूब पे भी लाइव हैं, यूट्यूब पे भी लाइव हैं, 6 क्लास आपको लाइव मिल रही है, और एक से बढ़ के एक क्लास मिल रही है। रीजनिंग आप ही बताते हो बहुत शानदार है, करंट अफेयर्स सोनू सर की बहुत शानदार, पॉलिटी सोनू सर की बहुत शानदार, हिंदी हमारी आपको मिली रही है, यूपी स्पेशल हमारी मिली रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बैच है कितना शानदार है, आरओ उड़ान 2.0, और ये उड़ान आपकी बार भरेगा जरूर। ठीक है, पढ़ते पढ़ते थकान आ जाती है, बिल्कुल आएगी, अब मेहनत करना है तो 5 महीने तो थकान आएगी ही आएगी ना, लेकिन उसके बाद फिर आपको शानदार सफलता मिलेगी, तो सारी थकान दूर हो जाएगी। ठीक ना, तो हम लोग चलें लक्ष्य लर्निंग ऐप के माध्यम से। आज का जो रिवीजन का पॉइंट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, महाद्वीप है, संचलन है, अंतर्जात बल और भ्रंशन है। ठीक है, देखो लगता आ गई होगी लाइट ना। और साथ में कल का आप ध्यान रखिएगा, कल का जो टॉपिक है ये भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है। बहुत कम कम टॉपिक दे रहे हैं, इसीलिए 3 क्लासें और दे रहे हैं आपको, तो यहां पर आपको इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखो हम आ गए ना, एकदम अच्छे अच्छे दिखने लगे ना। सर 5,000 में लॉन्ग लोग वनली प्री का पीडीएफ बैच बेच रहे हैं, लेकिन हम आपको 6 क्लास लाइव दे रहे हैं, और ठोक के बोलते हैं कि मेहनत बेटा आपके लिए जी तोड़ करेंगे। ठीक है, कोई नहीं कर सकता। अब विश्वास आपको करना है तो हमारी क्लासों को देख करके देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे, तो चलते हैं हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे। कुछ क्वेश्चन हम पहले दागते हैं आपसे, कुछ क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारा है अंकिता और नीलू से। अंकिता और नीलू, आप मुझे बताइए कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, जो ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, ठीक ना, गोलाई में है, और हमने इसका कुछ भाग निकाल दिया है। ठीक है ना, अब आप देखेंगे कि ये वाला जो कोर पड़ता है और इसके ऊपर की ये जो लेयरें हैं, है ना, परत हैं, इनको कितने भागों में बांट करके हम देख सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है ना, नीलू बताएंगी। नीलू एप्लीकेशन पर है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप लोग सारे लोग लिख करके बताओगे। सोनित, मेहर ज्योति, पूजा। ठीक है, तो आपने बताया 3 भागों में है, आप 3 भागों में बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, लेकिन एक चीज बताइए कि ये 3 भागों में जो लेयर हैं हमारी, जिसको हम वैज्ञानिक आधार पर इसको बांट करके देखते हैं, इसको विभाजित करने का आधार क्या है। अगर पृथ्वी को हम 3 लेयर में देख सकते हैं, तो इसके विभाजन का आधार क्या बनाया गया है, मतलब कैसे हम इसको विभाजित करते हैं, और वो मत बताना है। ठीक ना, मत मतलब कि ये जो विचार हैं, ये देने वाले मत कौन कौन से हैं। अगर पृथ्वी को हम 3 भाग में बांटते हैं, आप कहेंगे पक्का क्रस्ट मेंटल कोर, है ना, और कुछ लोग कहेंगे सियाल सीमानिफे, है ना।
अब देखो तीन बातें हैं, आप कहेंगे क्रेस्ट मेंटल कोर, और कुछ लोग कहेंगे सर होता है सियाल, सीमा और नीफे। नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। तो आप मुझे बताइए इसका आशय क्या है और इसका आशय क्या है, और ये क्वेश्चन जाएगा आशीष श्रीवास्तव के पास में और मेहर ज्योति के पास में। बहुत अच्छा निशा पटेल, थैंक यू। जी, शिखा वर्मा, सियाल, सीमा, नीफे। आप मुझे बताइए सियाल, सीमा, नीफे क्यों कहते हैं और क्रेस्ट मेंटल कोर क्यों कहते हैं, और ये अलग अलग क्यों रखा गया है, क्यों अलग अलग आपको याद कराया जा रहा है और अलग अलग क्यों कहा जा रहा है। और एक मत और आता है, कोई साथी अभी तक तीसरे वाले प्रकार को बताया ही नहीं है, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे, क्रेस्ट मेंटल कोर। एक मत और है, उसमें कहा गया है कि लिथोस्फीयर ऊपर वाला पार्ट है, लिथोस्फीयर, सेकेंड वाला पार्ट को कहते हैं पायरोस्फीयर और लास्ट को कहते हैं बायरोस्फीयर। नाम याद है ना, ऊपर वाले को कहते हैं लिथोस्फीयर, उसके नीचे वाली परत को कहते हैं क्या, पायरोस्फीयर, और आप और नीचे जाएंगे तो उसको कहते हैं बायरोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बायरोस्फीयर, मतलब आप कहते हैं तीन लेयर है, तो आप तीन लेयर को ऐसे देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक ना। इसको आप लिथोस्फीयर कहते हैं, इसको आप पायरोस्फीयर कहते हैं और इसको आप बायरोस्फीयर कहते हैं। यही आप कहते हैं इसको क्या, इसको कहते हैं क्रस्ट, ऊपर वाले भाग को, है ना। ये थोड़ा सा मोटाई में अंतर हो जाता है, पहले वाले भाग को कहते हैं क्रस्ट, है ना, इसी भूपरपटी कहते हैं, भूपरपटी कहते हैं। जरा आंसर बताइएगा कि ये कहां और किस आधार पे कहा जा रहा है। और फिर बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं, और फिर कोर, अंदर वाले भाग कोर कहते हैं, हिंदी में क्रोड कहते हैं, क्रोड, ठीक है ना। क्रोड और कोर एक ही है, मेंटल तो मेंटल ही लिखा जाता है, और यहां पर क्रेस्ट और भूपरपटी एक ही बात है, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए ये विचार किसका है, और मैंने तीन बात बताई, और फिर आपने कहा पहले वाले को सर कहते हैं सियाल, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम को SE और AL कहते हैं, है ना। AL इस तरह से लिखा जाता है, SE, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, पहले वाले भाग को कहते हैं SeAl, है ना, सिलिका और एल्युमिनियम। दूसरे वाले को कहते हैं Se, सिलिका और मैग्नीशियम, Ma। सीमा, इसी को आप हिंदी में लिखते हैं सियाल, सीमा। और नीफे, नीफे, अब यहां पर नीफे निकिल और जो है लोहा, निकिल और, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका क्या मतलब है, क्यों ये तीन लेयर हैं आपके सामने, और इनको कैसे आप याद करते हैं, क्या मतलब इनका आधार होता है, मैं वो पूछना चाह रहा हूं, आप समझिएगा। ठीक है, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, या जो लोग बताया है मैं पढ़ नहीं पाया हूं, उन सब लोगों के लिए है। पूरी पृथ्वी को अभी तक मात्र प्रत्यक्ष रूप से 8 किलोमीटर तक हम जान पाए हैं, पूरी पृथ्वी को मात्र 8 किलोमीटर अंदर तक, 8 किलोमीटर अंदर तक ही हम प्रत्यक्ष रूप से जान पाए, और कोई तरीका हमारे पास में 8 किलोमीटर से ज्यादा अंदर जाकर के जानकारी लेने का नहीं। अब हम बात कर रहे हैं यहां की, और ये वाली जो गहराई है ना पृथ्वी की, अगर पृथ्वी का पूरा व्यास की बात करते हैं तो पता है 63-78, एक फिगर याद रखिएगा कि अगर पृथ्वी के बीच में केंद्र में जाना चाहेंगे तो 63-78 किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा। कितना है, 63-78। कुछ लोगों को ये फिगर थोड़ा सा अंतर मिलेगा, कहीं 75 मिलेगा, कहीं कुछ और मिलेगा, एक मोटा मोटा, है ना, 71 भी मिलेगा। देखो 63-71 भी आंसर आ रहा है। तो अब इसमें लड़ाई मत लड़िएगा मेरे से, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग है, और मात्र 5 से 6 किलोमीटर का अंतर कोई नहीं होता। जहां पर 6500 की गहराई की बात हो, वहां पर 1-2 किलोमीटर का कोई अंतर नहीं होता है। तो याद रखना यह है कि आपको 63-78 किलोमीटर, समझ रहे हैं। बहुत अच्छा, संदीप यादव ने आंसर करने का प्रयास किया है,
बेसाल्ट चट्टानों के समूह से बने कोर पृथ्वी के केंद्रीय भाग को निकल फेरस बना हुआ। बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रयास है संदीप जी। और एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम ये कहते हैं कि पृथ्वी के कोर में जाएंगे, क्रोड में जाएंगे, केंद्र में जाएंगे तो गहराई इतनी मिलेगी, तो जाहिर बात है कि अगर हम पृथ्वी को पूरा का पूरा आधा आधा फाड़ देंगे तो ये पूरी की पूरी जो गहराई है वो कितनी हो जाएगी, इसका जस्ट 2 गुना हो जाएगी, है ना। मतलब ये केंद्र तक जाएंगे और उसके बाद ऐसे आएंगे तो पृथ्वी को हम 2 बराबर भागों में फाड़ दिया हमने अलग अलग, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12,000 मतलब लगभग 13,000 के समथिंग पूरा का पूरा इसका व्यास है, 13,000 किलोमीटर। अमित कुमार वर्मा जी ऐसे मत बोला करो बेटा, ठीक है। जो साथी जिनको लाइक करना होगा वो करेंगे, जिनको नहीं करना हो वो नहीं करेंगे, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं होती है। और जिनको क्लास लेना है, क्लास अच्छी लगी क्लास लेते रहे, ठीक, नहीं करना मत करिए, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं होती कि नहीं लाइक करना ही अनिवार्य है ना, वो आपकी मर्जी की बात है, आप नहीं करना चाहते हो मत करो, लेकिन क्लास लो, क्लास का फायदा मिले, क्लास का नोट्स बनाओ और फिर आप देखो। मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम ये 3 पार्ट में देखते हैं, एक सियाल सीमा निफे, एक लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बायोस्फीयर और तीसरा है क्रस्ट मेंटल कोर। अब देखिएगा इन तीनों का मत क्या है। एक मत ये है, मैं यहां पर दूसरा एक फिगर बनाता हूं, दूसरा फिगर बना करके समझाने का प्रयास करता हूं। एक ये जो आधार दिया है जिसमें हमने कहा है कि देखो भाई, ऊपर वाले भाग को अगर हम इतना देखते हैं, ऊपर वाला जो ऊपरी भाग होता है वो थोड़ी सी गहराई उसकी कम होती है और नीचे वाला भाग कुछ इस तरह का होता है, बीच वाला मोटाई ज्यादा होती है। इसको हमने कहा है कि अगर ये सियाल है, ये वाला सीमे है, सीमा है और ये वाला नीफे है, तो जानते हैं ये पृथ्वी के आंतरिक बंटवारे को हम रासायनिक आधार पर कहते हैं कि ये रासायनिक आधार पर, ठीक है ना, रासायनिक आधार पर हमने इसका विभाजन किया। आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप मुझे बताओ रासायनिक आधार पर पृथ्वी का विभाजन के कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप यही बताइएगा। और ये रासायनिक आधार देने वाले जो भूगोल के विज्ञान मतलब वो हैं, ज्ञाता हैं, जो भूगोल के आप कहेंगे मतलब विद्वान हैं, वो कौन है, तो ध्यान रखना एडवर्ड स्वेस का नाम आता है। एडवर्ड स्वेस महोदय ने यही विचार दिया है, कहा देखो हम यहां पर जो तत्व है ना इस पृथ्वी के अंदर, उन तत्वों को हमने देखा और चेक किया तो पाया कि ऊपरी वाले भाग में सबसे ज्यादा क्या है, सिलिका, ठीक ना, सियाल है। कौन कौन से है, सियाल का अच्छा फुल फॉर्म क्या होता है, SE और LE का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जरा बता दो भैया, है ना। इसका भी 2 तत्व, यहां पर 2 तत्वों का विभाजन यहां पर पाया गया है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। और फिर नीफे जरा बता दो, सियाल का फुल फॉर्म क्या होता है, एल्युमिनियम और सिलिका, सिलिका और एल्युमिनियम होता है, पक्का साले को कंफर्म है। तो ध्यान रखना है ये SE का मतलब होता है सिलिका, एक LA का AL का मतलब होता है एल्युमिनियम। तो ऊपर वाले जो भाग है इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता है। नीचे जाएंगे तो यहां पर सिलिका के साथ में अब एल्युमिनियम नहीं है, अब यहां पर क्या है, मैग्नीशियम है। आपने कहा सर ये रासायनिक तत्व है और इन रासायनिक तत्व पे हमने पूरा का पूरा फोकस किया और ज्ञान कर लिया। और नीचे आएंगे तो निकेल, ठीक है ना, और Fe मतलब लोहे का सूत्र होता है, लोहे का ये शॉर्ट फॉर्म होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है हाँ निकेल और लोहा होता है। इसको कहेंगे एडवर्ड स्वेस ने ये पूरी गणित बताई है और इस विभाजन को रासायनिक आधार पर विभाजन कहते हैं। दूसरा अगर हम कहें कि चलो ठीक है, एक पृथ्वी का हमने और भाग लिया और इसको हमने कुछ इस तरीके से देखा, और आपको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो पृथ्वी एक आग का गोला थी, पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में थी। भूपर्पटी या ऊपर वाला भाग तो इसका क्या, लगातार वर्षा होने के कारण, लगातार यहाँ पर फॉसिल्स होने के कारण, लगातार घास फूस और जो है पर्यावरणीय बदलाव होने के कारण ये वाला सूखता रहा। तो ये वाला धूप सूखने के कारण ये मिट्टी बन गया। लेकिन अगर आप कहें तो इस वाले भाग में अभी भी लिक्विड फॉर्म में कुछ मैग्मा जमा हुआ है, ये वाला भाग अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक ना। और यहां जाएंगे तो पूरी तरह से ये कोर पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में है। लगभग 6000, आप जानते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक सूर्य के
किरीट का तापमान होता है। किरीट जानते हैं, सूर्य के किनारे वाला भाग जो रिंग जैसे दिखते ना, अंगूठी जैसे भाग दिखता है सूर्य ग्रहण के समय में, जो किनारे वाला भाग है वो कैसा है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर का है। तो आज भी पृथ्वी के अंदर अगर घुस जाएंगे आप, है ना, 6000 जो है अगर आप जाएंगे तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसकी गहराई कितनी है, तो 6378 किलोमीटर है, और इसका टेम्परेचर कितना है तो यही मान लीजिए, मिलता जुलता टेम्परेचर आप एक कोडिंग कर लेंगे ना तो याद रहेगा। तो ये पूरी तरह से तरल और पूरी तरह से 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान है, समझ रहे हैं। तो अब इतना टेम्परेचर अंदर पृथ्वी के अंदर है, तो ध्यान रखना, जब अंदर से आप पृथ्वी की खुदाई करेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो पृथ्वी गर्म मिलेगी धीरे धीरे करके, लेकिन लिक्विड फॉर्म एक यहां पर है। तो पहले वाले को हमने क्या कहा, लिथोस्फीयर कहा। लिथोस्फीयर दो भाग में है, एक ठोस है एक लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड भाग से क्या है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी निकलता है, और फिर बीच में आएंगे तो फिर यहां पर पायरोस्फीयर आएगा, तो फिर यहां ठोस मिल जाए, ठोस मिल जाएगा, फिर नीचे जाएंगे तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। अब इसका एक क्वेश्चन बनता है कि सर अगर हम लिक्विड फॉर्म में अगर देखते हैं तो पहले लिथोस्फीयर, फिर पायरोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर, इसका कितना किलोमीटर में ये अंतराल होता है, कितने कितने किलोमीटर में चलता है, तो जरा कोई बताएगा क्या, कोई बताएगा क्या। 32 किलोमीटर गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 32 मीटर पे, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा मुझे बताइए कि ये 3 पार्ट अगर मैं यहां पर बना देता हूं इसके, तो इन 3 पार्ट में एक है जिसे आप कहते हैं लिथोस्फीयर, दूसरे को कहते हैं पायरोस्फीयर, और तीसरे को कहते हैं बायोस्फीयर। इनकी दूरी, इनकी गहराई कितनी है, जरा ये मुझे कोई बता दे, है ना। ये आपको पता ही है, यहां पर 63 किलोमीटर अंत में है, और 0 से शुरू करते हैं। विभाजन जरा बता दीजिए, आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा है तो बता दो। गीता राजपूत क्या लिख रही हैं, 50,000, 30 किलोमीटर तक। हाँ, मैंने बताया ये वाला विभाजन बताना है, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बायोस्फीयर, बहुत कम पढ़ने को मिलता है। और ये एडवर्ड स्वेस ने तो इस रासायनिक विभाजन को कहा है, ये विभाजन किस आधार पर लिया गया है, तो ये विभाजन क्या है, भूकंपीय आधार पर है। भूकंपीय आधार पर हमने इस विभाजन को मान्यता दी है। और चीज ध्यान रखना है, यहां पर अगर लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर तक। शशि पांडे का सही आंसर आया, मैं उसमें से तलाश कर रहा था कि कोई व्यक्ति अच्छा आंसर कर जाए सही वाला। तो ध्यान रखना है, यहां पर शशि पांडे ने एकदम सही आंसर किया है कि आप समझिए कि ये अगर लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो ये 200 किलोमीटर तक है। पायरोस्फीयर है 2800 किलोमीटर तक, ठीक ना, और 28 से 63 तक क्या है, बायोस्फीयर है, ठीक ना। यहां पर आपने 63 पहले ही लिख रखा है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 200 तक लिथोस्फीयर, 200 से 2800 तक पायरोस्फीयर, और 2800 से 63 78 तक क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। आर्या चौधरी बहुत देर में आंसर आया है, लौकुश बहुत देर में आया है, जल्दी थोड़ा सा करना चाहिए था ना। सुजीत कुमार का भी और रिया का भी देर में आंसर आया। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, चलो इसको मैंने मिटा दिया कि भैया इसको सियाल सीमा निफे और तब तो जितना अंदर जाएंगे उसके आधार पर मिला है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, आपने कहा सर पूछिए, आज जितना पूछना है उतना पूछिए। चलो अब ये आधुनिक परिकल्पना है, आधुनिक परिकल्पना यही है, आधुनिक, जिसे हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं और जिसकी जानकारी हर एक किताब में मिलती है, हर एक बुक में मिलती है और आप लोगों को याद भी है। अब मैं बात करूंगा सबसे ऊपर वाले भाग को, जिसे आप कहते हैं भूपर्पटी, है ना। इसी को आप क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, क्रस्ट हो गया। फिर नीचे वाले भाग को आप कहते हैं मेंटल, और फिर इसको कहते हैं कोर, है ना, कोर या क्रोड, हिंदी में क्रोड कहते हैं और इंग्लिश में कोर कहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए इसकी गहराई किस प्रकार से है ना, इसकी गहराई
कितनी है, मतलब कितने कितने लेयर में है। और मुझे लगता है इसके पहले आपने आंसर कर दिया था, एक बार फिर से कर दीजिए। क्रस्टमेंटल कोर, बिल्कुल कहते हैं क्रस्टमेंटल कोर। लेकिन अगर इस भाग को अगर हिंदी में कोई बता दे, कोई विद्वान, तो बहुत मजा आ जाएगा। हिंदी में देखो, भूपर्पटी को तो क्रस्ट कहते हैं, और अगर क्रोड की बात आती है तो इसको कोर इंग्लिश में कहते हैं, और इसको भूपर्पटी को इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। लेकिन मेंटल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई अगर किसी ने पढ़ा हो कभी तो बता दे, नहीं बताओगे तो हम तो बताएंगे ही। 100 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और 63 किलोमीटर। जल्दी बताओ। मेंटल 700, 100, और बाप रे अंशुल, यार हद हो गई, कहां से निकाल लाते हो यार इतना। मानसी दीदी भी बता दी, अंशुल ने बता दिया। इसको कहते हैं प्रवार। बहुत अच्छा, हिंदी है, मिलती नहीं है, ठीक है। मेंटल ही हिंदी में लिख करके आता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अब आपको इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। इसको याद कर लो, लिख लो। इसको कहते हैं, मेंटल को हिंदी में कहते हैं प्रवार, ठीक है। ये भूपर्पटी, ये प्रवार, और ये क्रोड, ये हिंदी है इनकी। और इंग्लिश में क्रस्ट मेंटल कोर, ये इंग्लिश है इसकी। और इसका जो है एरिया है, गहराई है, वो बता दो, है ना अंशुल। गहराई कितने किलोमीटर मान्य है? शशि पांडे, सब लोगों ने, किसी ने 32 कहा है, किसी ने 33 कहा है, अलग अलग आंसर आया हुआ है। और मुझे लगता है आप लोगों ने सब ने अलग अलग किताब पढ़ी है, अलग अलग किताब पढ़ी है, और अलग अलग आप लोगों ने आंसर किया है। 100 किलोमीटर कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 200 किलोमीटर लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग मात्र 32 किलोमीटर कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको कितना बताना है और कितना सही होगा, ठीक है। कितना सही होगा? 2900 मिनट सर आप बताइए, हम ही बता देते, ठीक है। ओके अंशुल, आपका आंसर अभी नहीं आया है। 0 से 30 आर्या का आंसर आ चुका है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि इसको एक बार याद करिए कि दोबारा गलत ना हो। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ भूपर्पटी और मेंटल और कोर का क्या डिवीजन होता है, ठीक ना, तो यहां पर आप समझिए कि अगर खुदाई करेंगे तो 8 किलोमीटर तक आए हैं, लेकिन और अंदर जाएंगे तो इसको 32 किलोमीटर तक पाएंगे। 32 किलोमीटर तक क्या है? भूपर्पटी है, मतलब कि मिट्टी का कुछ अंश है, ठीक है ना। क्या मिट्टी का कुछ अंश है, कहां पर? 32 किलोमीटर तक। उसके बाद जाएंगे नीचे तो यहां पर फिर आपको जो है दो भाग पड़ेंगे, ऊपर वाला लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और फिर नीचे वाला ठोस पड़ेगा, ठीक ना। और ये यहां तक जाएंगे तो ये हो जाएगा 2900 किलोमीटर, ठीक ना। और ये 2900 किलोमीटर वाला 3229 किलोमीटर के भाग को मेंटल कहते हैं, है ना, मेंटल कहते हैं। और बस 2900 से नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? इसी को कोर बोलते हैं या क्रोड बोलते हैं। एक चीज और मुझे बताइए, इन विभाजक को या इन लाइनों को जहां से हमने भूपर्पटी और मेंटल को विभाजित किया है, ठीक ना, ये यहां से ये इधर वाला जो भाग था उससे ये असंबद्ध है। असंबद्ध मतलब विभेद है, मतलब कि अंतर है। इधर वाला ठोस है तो इधर वाला लिक्विड है, और उसी तरह से इधर वाला ये ठोस है तो इधर वाला ये लिक्विड है। तो आप मुझे बताइए इनके विभाजक लाइनों को क्या क्या नाम देते हैं? बहुत पूछा जाता है, ठीक ना। मैं एक बार फिर इसको मिटाता हूं और फिर बनाता हूं आपको, तो आपको विधिवत आंसर करने में आसानी हो जाएगी, है ना। ये क्रस्ट है, यहां से ऊपर वाला क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो लाइन खींची गई है, ये वाली लाइन, ये असंबद्ध है, मतलब कि ये इससे और इससे अंतर है। अगर इसको कहेंगे ये ठोस है तो इसके नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? ये पिघला हुआ है। और इसके अंतर के लिए ये वाली लाइन बनाई गई है। उसी तरीके से इसको कहेंगे कि ये वाला भाग ठोस है, ये वाला भाग ठोस है, और इसके नीचे ये पूरा का पूरा क्या है? पिघला है। तो जरा बताओ इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी से नीचे जाने पर 32 मीटर गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है ना। कोनोरोड, मोहो, रपेटी,
गुटेनबर्ग, लेहमन, 3 ही लाइन आपसे पूछी थी, आपने पता नहीं बहुत बता दिया हमें लगता है ना। 3 लाइन सिर्फ आपसे पूछी थी, 3 लाइन क्या 2 ही लाइन है, एक ये है और एक असंबद्धता ये है। तभी तो हम भूपर्पटी को मेंटल से और मेंटल को कोर से अलग कर पाएंगे। तो आपको 2 बतानी थी और दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक मोहो है, एक गुटेनबर्ग है, ठीक ना। तो इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे मोहो असंबद्धता, असंबद्धता, है ना। मतलब कि एक मोहो महोदय थे, मोहोर्विक पूरा नाम था इनको, ठीक है ना। तो मोहोर्विक महोदय ने कहा कि सर ये वाला देखो अलग है, ये ठोस है और ये लिक्विड है, इसलिए ये जो विभाजक लाइन बनती है भूपर्पटी और मेंटल के पास, इसको हम कहेंगे मोहो। हमारा हमने कहा है तो हमने इसको हमारे नाम से कर दो, मोहो असंबद्धता कहेंगे। उसी तरीके से मेंटल और कोर के जो अंतर डिसाइड करने वाले थे, इनका नाम अलग था और इनके कहेंगे गुटेनबर्ग, इनका नाम था, क्या नाम था, गुटेनबर्ग। तो यहां पर आप इनको गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, ये आपने पढ़ लिया था ना। अब चलो बाद में क्या हुआ, बाद में लगा क्या, देखो जब इसको हम भूपर्पटी की खुदाई करते हैं ना, तो कुछ दूर तक तो क्या है, मिट्टी है, इस वाले भाग में मिट्टी पाई जाती है पूरी तरह से। लेकिन अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर चट्टाने पाई जाती हैं, ये चट्टाने पाई जाती हैं, मिट्टी और चट्टाने हैं, ये मिक्स भाग है भूपर्पटी का। तो एक असंबद्धता यहां भी होती है। अब इस असंबद्धता का पता किसने लगाया, ये भी बता दो। तो आप कहेंगे सर ये तो हमने पहले ही बता दिया था, है ना, इसको हमने पहले ही बता दिया था। और क्या कहा था, इसको कहते हैं मोह, कोनार्ड असंबद्धता। क्या कहते हैं, कोनार्ड असंबद्धता। तो इसको आप लिखिए भूपर्पटी के बीच में है कोनार्ड, कोनार्ड असंबद्धता। वही हाल मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पिघला भाग है, ये जो मेंटल वाला भाग है, इसको हम पूरे के भाग को क्या बोलते हैं, इसे हम मेंटल बोलते हैं। और मेंटल का हमने ऊपर वाले में लिखा लिक्विड फॉर्म है और नीचे वाले में लिखा ठोस, तो भैया कहीं तो अंतर होगा, लो ये अंतर यहां आता है। तो इसको हम पिघला मंडल बोलते हैं, पिघला मंडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, यहीं से तो ज्वालामुखी का ये जो मैग्मा है ये ऊपर निकलता है तोड़ करके इन चट्टानों, और इसको हम ठोस बोलते हैं। तो ये वाले भाग को भी अलग करने के लिए ये असंबद्धता पाई जाती है, ये बाइफर्केशन पाया जाता है, ये अंतर पाया जाता है, ठीक ना। तो इसको कहेंगे कोनार्ड है, इसको कहेंगे मोहो है। तो ये कौन सी असंबद्धता है ना। बहुत अच्छा, सारे लोग बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं। और इसको हम कहेंगे कि सर ये वाली जो असंबद्धता है, ये वाली असंबद्धता को हम रेपेटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेपेटी असंबद्धता बोलते हैं, रेपेटी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर पिघला मंडल हमने बोला, लेकिन यहां पर भी अंतर है, ठीक है ना, यहां पर भी अंतर है। बहुत नीचे जाएंगे तो एकदम लिक्विड मिलेगा, कुछ इसमें भी भाग ठोस मिलता है, ठीक है ना। और यहां पर जो भाग है और इसका विभाजन करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं लेहमैन, ठीक है ना, लेहमैन असंबद्धता। तो आपने 2 पहले पढ़ी और 3 बाद में पढ़ ली, 2 पहले पढ़ी और 3 बाद में पढ़ ली। अब इसको याद करने का है, तो याद करना कैसे है, यहां पर का है और यहां पर मां है, ये है रा। तो एक ट्रिक बन गई आपकी कमर, ऊपर से आएंगे तो ट्रिक बन गई कमर। क्या, का से कोनार्ड, मां से मोहो और रा से रेपेटी। अब कमर गुलेल कर दो कमर गुलेल हो गई, पृथ्वी की कमर गुलेल हो गई। क्या हो जाएगा, पृथ्वी की कमर गुलेल हो गई। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं और जिनको याद है वो ज्यादा जहमत ना पालें, क्योंकि सुबह हम सुन रहे थे कि जो है हमारे सोनू सर हैं, वो कह रहे थे सर मैं इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं इस पर बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसे बहुत क्वेश्चन, कम से कम अगर आप ट्रिक के आधार पर करेंगे तो कम से कम आप 10 क्वेश्चन ज्यादा कर जाएंगे। और हमें तो वो सारी चीजें लेनी है ना, कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। तो कौन मारे गुलेल, अरे गजब, कोई बात नहीं, जिस तरह से कोमोरो ले गुटेल, जिस तरीके से आपको जो है याद हो सके उस तरह से आप याद, ठीक। तो यहां पर आपने कहा कि सर डन है, इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ये लगभग यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक भाग, पहले क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखो आपसे पूछते हैं थोड़ा सा कि स्थल रूपों में निर्माण और विकास से संबंधित
हाँ, किरण कमर गोल, अरे बहुत अच्छा, कमर गुलेल कर दो, कमर गोल कर दो। कमर, बहुत कमर आता है काम, बहुत हुआ याद आ जाता है ना, याद आ जाता। देखो कोशिश करने के लिए हम लोग करते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी यही एक तरीका है कि सिर्फ इसी से याद करेंगे। जरा क्वेश्चन एक आपके सामने है, स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास से संबंधित भौगोलिक चक्र के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको बताना है। ट्रिक से काफी टाइम तक याद रहता है। नीलू पाल, चिंता ना करो, अभी बहुत ट्रिक आपको बताने वाले हैं हम, समय आने दीजिए, ट्रिकी पूरी ट्रिक की सीरीज चलेगी। एडवर्ड स्वेस डेविस, डेविस, ठीक है ना। तो जरा देख लेते हैं, विलियम मॉरिस डेविस है, बहुत अच्छा, जिन लोगों ने आंसर किया है डेविस एकदम सही है। वंदना ने शानदार आंसर किया है, एडवर्ड डेविस। पूजा ने भी सही आंसर किया है, चौधरी ने भी सही आंसर किया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है, और यह भी बताना है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं का जो निर्माण हुआ है वो किस काल में और किस कारण से हुआ है ना। कारण और काल दोनों बताने हैं, है ना। कारण मतलब तरीके से। चलो जरा आंसर करो, विलियम डेविस, ठीक ठीक ठीक। चलो भैया, विलियम डेविस का नाम याद रखिएगा। अगला है, विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई। प्लीस्टोसीन एज, आदिकाल, आदिकाल होता है क्या, प्लीस्टोसीन एज, बहुत अच्छा। अरावली प्री कैम्ब्रियन की है, तो विंध्यन याद नहीं, कोई बात, अभी पता चल जाएगा। प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन बहुत सारे कहते हैं कि सर ये प्लीस्टोसीन की बात है, तो अब इसका हम आपसे सन भी पूछ सकते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है प्लीस्टोसीन का काल नहीं है, ये कैम्ब्रियन काल की है, ठीक ना। जबकि अरावली कह रहे हैं आर्या, तभी की कैम्ब्रियन शक की ये भी है विंध्याचल पर्वत, और ये हुई है, तरीका क्या है, ये हुई है फॉल्ट से, ये हुई है भ्रंश से, ये हुई है टूटने से, है ना, टूटने से। अब मैंने आपको इसके पहले स्टार्टिंग में ही एक चित्र दिखाया था, ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए एक ये प्लेट है बड़ी सी, ठीक है ना, ये प्लेट है और ये ऐसी अंदर है, और आप इसके ऊपर, ये आपका इंडिया स्थित है ना, ये आपका क्या है, ये आपका जो है बांग्लादेश है या अन्य देश यहाँ पर है, और ये देश है। आप समझिए कितनी बड़ी प्लेट होती है कि एक प्लेट में कई देश होते हैं, बिल्कुल गांव नहीं होते हैं कि आपका घर यहाँ है, फलाने का घर यहाँ है, फलाने एक प्लेट में, वो नहीं होता है। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि इसमें अंतरजात बल काम करता है और गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, दो बलों के कारण ये कभी कभी ये दरार पड़ जाती है, और जैसे ही दरार पड़ती है, कभी डबल दरार होती है, दरारों के कई क्रम होते हैं, हम आपको बताएंगे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वाली क्या होती है, ये वाला भाग नीचे धंस जाता है, तो ये वाला नीचे धंस जाता है, तो लगभग इतना खाली हो जाता है ना। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बताने के बाद समझाने की कोशिश करूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से ये वाली प्लेट नीचे चली गई, और ये वाली प्लेट वैसे ही स्थायी ही बनी रही, और यहां पर आप रहते थे, लेकिन ये घाट हो गया। अब ये प्लेट टूटी है, तो प्लेट टूटी है तो यहाँ पर ये दरार ऐसे जो है ना प्लेट टाइप की पड़ेगी, और आप अगर बड़े स्तर पे टूटता है तो ये पूरा का पूरा माउंटेन्स बन जाता है, और अगर एक पतली वी आकार की घाटी टूटती है तो ये घाटी हो जाती है, जहां से नदियां बन जाती हैं, नदियां निकलती हैं, और ये माउंटेन्स बन जाते हैं, पर्वत बन जाते हैं, जैसे कि सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा और विंध्यन हो जाता है। आप कहेंगे ना कि सतपुड़ा और विंध्यन भ्रंश घाटी की चट्टाने हैं, भ्रंश घाटी के हैं, तो ये जब आप देखेंगे तो इसी तरीके की घाटी बन जाती है। और ये जो नदी यहाँ बहती है, जैसे नर्मदा नदी बहती है ना, भ्रंश घाटी की नदी, अब भ्रंश घाटी की नर्मदा नदी है, तो आप समझ सकते हैं कि नर्मदा में कोई मिट्टी नहीं हो सकती, इधर भी चट्टान इधर भी चट्टान, एकदम साफ पानी होता है। समझ रहे हैं, अपसारी, अभिसारी और पैरेलल कोर्स, बहुत अच्छा। आर्या ने 3 फोर्स बताए हैं, 3 बल बताए हैं, लेकिन ये बल नहीं है, ये चट्टानों के सरकने का क्रम है। कैसे, जैसे आपने कहा कि एक अपसारी चट्टानें होती हैं, एक अभिसारी होती हैं, और एक पैरेलल फोर्स होता है। तो मान लीजिए मैंने इसके पहले एक चित्र दिखाया था, मुझे लगता है चित्र से आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक चट्टान ये है, एक चट्टान ये है, यहां से एक टूट गई, तो एक चट्टान अगर ये ऐसे जा रही है तो इसमें विभेदकारी बल लग रहा है, अपोजिट बल लग रहा है, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, ये यहां से पतली होती चली जाएगी ना,
ये पतली होती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी। जैसे आपने कभी खिंचाव किया हो किसी मतलब लिक्विड फॉर्म के कुछ उसको, तो वो ऊपर से पतली होती चली जाती है और खिंचाव होता चला जाता है, ठीक ना। वही स्थिति यहाँ पर होती है। और जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो क्या होता है कि यहां पर ये उठना शुरू हो जाता है, ये उठना शुरू हो जाता है। और इसी के कारण आप देखते हैं आपके जो है देश में वलित पर्वत, है ना, वलित पर्वत उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, जरा देख लेते हैं, क्योंकि पढ़ाना आपसे पूछना ज्यादा है, आपने पढ़ा हुआ है। पृथ्वी आधुनिक सौर मंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में ग्रहण परिकल्पना को कब और किसके द्वारा दिया गया है? ग्रहण परिकल्पना किसकी है बताइए? अभिसारी और अपसारी, बहुत अच्छा, बिल्कुल अपसारी और अभिसारी, वही स्थिति है। अभिसारी क्या होता है? अप मतलब अपमान करना, मतलब जो है अपोजिट में जाना, अपसारी का मतलब। और अभिसारी का मतलब होता अभिवादन करना। अभि मतलब अभिवादन करना, तो अभिवादन करना जब किसी से प्यार से बोलोगे, हाथ पैर जोड़ोगे, तो आदमी आपको गले लगाएगा। तो दोनों प्लेटों का आपस में टकराना मतलब अभिसारी बल काम कर रहा है। और अगर अपोजिट जा रहे हैं तो वहां पर अपसारी मतलब एक दूसरे का अपमान करके जा रहे हैं। कुछ ऐसे ट्रिक बना करके याद कर सकते हो। इसका आंसर सही क्या है? केपलर महोदय, केपलर महोदय बहुत अच्छा, देख लेते हैं। चैम्बरलिन है 1904, ठीक है ना। चैम्बरलिन महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति ग्रहण परिकल्पना में जो है ये जो अपना विचार है ये दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत को कब और किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन मुझे लगता है कल आपका हुआ है, तो अगर आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा तो याद हो जाएगा, है ना। चैम्बरलिन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत कब दिया गया है? 1927 में आर्य चौधरी कह रहे हैं बिग बैंग सिद्धांत दिया गया है, लेकिन किसके द्वारा दिया गया? आंसर अलसबा मलिक का कह रहे हैं, चैम्बर लेमेंतेयर, आर्य चौधरी ही, जॉर्ज लेमेंतेयर, अनिल समीक्षा अधिकारी अनिल ने भी बोल दिया, अनुपम जायसवाल। अब हम आपसे पूछेंगे नाम लेकर के, बिल्कुल सही है कि ये जो है 1896 जॉर्ज लेमेंतेयर पहली बार इस सिद्धांत को गढ़े थे, ठीक है ना। और साथ में 1867 में वेगनर महोदय ने भी इसी सिद्धांत को दोहराया था, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। यह आयु का निर्धारण किस आधार पर रेडियोधर्मी परीक्षण से किया गया है? अब ये बताएगा कौन? इसमें बताएंगी नीलू और मेहर ज्योति। नीलू और मेहर ज्योति, जरा आप बताइए कि ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। यूरेनियम, बहुत अच्छा, निशा पटेल, रेडियो कार्बन डेटिंग, बिल्कुल सही है। संजू मौर्य कहते हैं यूरेनियम डेटिंग से है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कार्बन डेटिंग से है। जॉर्ज लेमेंतेयर, ठीक ना। चला देख लेते हैं जरा। यहाँ पर उल्का पिंड एवं चंद्रमा की चट्टानों को विश्लेषण एवं परीक्षण के आधार पर बताया गया है कि इतनी एज इसकी है, ठीक ना, इतनी एज है। अब आप लोगों में से मुझे लगता है कि कुछ लोगों को विकल्प वाले क्वेश्चन ज्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ा सा चलता हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने बहुत बनाया है कि आपको हम इस तरह से करवाएं, लेकिन आपको विकल्प वाले ज्यादा पसंद है। तो चलो हम जरा विकल्प वाले क्वेश्चन से ही आपका रिवीजन कराते हैं और आप मुझे बताइएगा कि सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन सा है? भूकंप है, उल्कापिंड है, गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय है। नीचे विकल्प है कूट के आधार पर, इनको बताइए। थोड़ा सा आप लोग सहूलियत दे रहे हैं भाई, चलो इस तरह से, उस तरह में कठिन थोड़ा सा हो जा रहा है मुझे लगता है। चलिए यहाँ पर बताइए, मानसी दीदी ने आंसर आ चुका है, एक डी आंसर कर रही है। यूरेनियम आल सही है। अंजुम निशा कह रही है आल सही है, डी आंसर है। कितना इजी मिल गया ना, जल्दी जल्दी आंसर करो, फिर सारे लोग करो, फिर इसमें नहीं कोई जो है आंसर ना करे। डी आंसर फिर समझ रहे होगी ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से होती है, भूकंप की वजह से होती है, उल्कापिंड की वजह से होती है। जैसे एक चीज समझिएगा यहाँ पर कि अगर हम कहते हैं कि जो है पृथ्वी के अंदर मैग्मा है और मैग्मा निकलता है, तो किस आधार पर निकलता है? तो जब आपके यहाँ भूकंप आता है ना, भूकंप आता है तो भूकंप के समय पर दरार पड़ती है। कोई अगर चट्टान टूट जाती है तो टूटने के बाद उसके नीचे से ऐसे झर्र से करके जो है क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। तो मतलब पृथ्वी के आंतरिक संरचना मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है? तो एक कारण तो भूकंप हो सकता है। तो आप लोगों की तरफ से डी आंसर आ रहा है। सर आप 5 मिनट पहले ही छोड़ दिया करो, ठीक है बेटा, छोड़ देंगे 5 मिनट, मतलब उधर जाने में आपको देर हो जाती है क्या क्लास में?
कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका? डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर अधिक और भूकंप भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान, दाब और घनत्व में वृद्धि हो जाती है। तो जरा बहुत ध्यान से इसको आंसर को करना है कि क्या ये बात दोनों सही है और व्याख्या करती है। जरा सही आंसर देख करके बहुत सही से आंसर करिए। संदीप बी आंसर, राकेश बी आंसर, आज राम शंकर गायब हैं। अंजुम निशा बी आंसर, सुधीर सी आंसर, रेखा ए आंसर, डी आंसर, बी अलसबा, संजू मौर्य, सोनाली, सारे लोग बी आंसर कर रहे हैं, दीपक सी आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी और सी आ रहा है, अधिकतर आंसर बी है। कि मतलब ये कि अब देखो, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, दाब बढ़ता है और घनत्व बढ़ता है ना, वृद्धि होती है। तो ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसी के कारण ही ये होता है क्या ये घटना? गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर अधिक और भूकंप रेखा भूमध्य रेखा पर कम होता है, क्या इसका ये प्रभाव होता है क्या? तो आपकी तरफ से आ रहा है बिल्कुल होता है, और ये दोनों सही हैं और व्याख्या करते हैं। तो जरा देख लीजिए सही है क्या? एकदम सही है। मतलब जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसका कारण कहीं ना कहीं दाब और घनत्व और तापमान होता है, ठीक ना, व्याख्या करता है। और इसलिए आप इसको मान सकते हैं कि पहला सही है, ठीक ना, व्याख्या नहीं करता, अच्छा नहीं करता है ना बी आंसर में। हाँ, तो दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय परपटी का निर्माण सिलिका, एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से हुआ है। महासागरीय परपटी सिलिका और आयरन से बनी हुई है। भूपर्पटी मेंटल की ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनता है। पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पटी की मोटाई अधिक पाई जाती है। तो एक बार ध्यान से पढ़िएगा और सही आंसर जैसे पहले किया वैसे करिएगा। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों बातें सही है, एकदम आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब अगला का आंसर 3 का मानसी दीदी ने कर दिया है, मधु श्रीवास्तव ने बी आंसर, दीपक सिंह ने बी आंसर, अंकिता, संजू मौर्य, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर ए आंसर है यूपीएससी अनुराधा का ए आंसर है, और संदीप एजुकेशन का भी ए आंसर है। बाकी लोग भी आंसर कर रहे हैं, तो इसको जरा देख लेते हैं। अनुज यादव भी ए आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर असत्य बताना है क्या है? भूमध्य मध्य महाद्वीपीय परपटी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है और खनिजों से हुआ, जैसे खनिजों से। देखो यहाँ पर आपने इसके पहले क्या बताया कि सर जो ऊपर वाली भाग है, ऊपर को सियाल कहते हैं। तो यहाँ पर सी से हो गया क्या? सिलिका। एल से क्या हो गया? एल्युमिनियम। तो जो लोग ए आंसर कर रहे हैं, तो भैया अभी अभी तो हमने डिटेल में बताया है, अभी अभी तो, अब यही तो कह रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। अब यूपीएससी अनुराधा इतनी जल्दी आपने क्यों अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया? पहले तो आपने ए बताया, अब आपने क्या ये भी, मतलब अभी अभी हमने बताया इसके पहले, और फिर भी आपने ए किया। दूसरा है, महासागरीय परपटी सिलिका और आयरन से बनी हुई है। मतलब कि महासागरीय भूपरपटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, और उसके बाद में फिर क्या है कि ये सागर है ना, ये सागर है, बहुत गहरा है, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये जिस तरीके से आप देखते हैं पृथ्वी के ऊपर बात होती है, उसी तरीके से समुद्र के अंदर भी होता है ना। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर पर्वत है, पठार है, घर है, ऊंचाई है, निचाई है, वही स्थिति यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, यहाँ पर भी मैदान होता है ना, और यहाँ पर भी खाई होती है, यहाँ पर भी ट्रेंच होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या बी सही है? तो जरा देख लेते हैं, बिना देर की हुए आंसर पे ही आते हैं। और बहुत शानदार आंसर आप लोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बी आंसर सही होना चाहिए, एकदम सही है, ठीक है ना, बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है, भूपर्पटी में परपटी के नीचे भाग को मेंटल कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है, उसका स्रोत भूगर्भ का क्रोड होता है, और मेंटल का विस्तार दुर्लभ मंडल तक पाया जाता है। ये सारी चीजें अभी मैंने 5 मिनट के डिटेल में मैंने आपको समझाया है, बहुत ध्यान से पढ़िए और इसको करके बताइए मुझे। अंजुम निशा बिल्कुल थैंक यू। 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कह रहे हैं सी सही है ना, सी आप लोग कह रहे हैं सही है, और कुछ लोग डी सही है, मतलब 1 2 3 सही है। मेंटल का विस्तार दुर्लभ मंडल तक पाया जाता है, तीनों सही बता रहे हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है, उसका स्रोत क्या होता है? भूगर्भिक क्रोड होता है क्या? अरे महाराज, भूगर्भिक क्रोड का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है?
क्रोड का मतलब ये होता है, आप समझिए, अगर 63 किलोमीटर है ना, ये यहां से ये वाला भाग क्या है, क्रोड वाला, ये 63 किलोमीटर की गहराई पर है, तो 2900 किलोमीटर तो आप मान ही सकते हैं ना। तो यहां से ये वाला लावा निकल करके यहां तक जाएगा क्या, है ना। तो जरा ध्यान रखिएगा, यहां पर बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना है, ठीक है ना। तो यहां आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जरा देख लीजिए, सही आंसर है सी। असत्य कथन को बताना था तो पहला दूसरा वाला एकदम असत्य कथन है और तीसरा वाला भी असत्य कथन है, तो आपका सी आंसर जितने लोगों ने कहा है इनकरेक्ट हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा। भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है और इसी मेंटल का जो ऊपरी वाला भाग होता है जिसे आप दुर्लभ मंडल कहते हैं, मेंटल का ऊपर वाला भाग होता है, यहीं से ज्वालामुखी फटता है, यहीं से लावा निकलता है, मेंटल से लावा निकलता है, बिल्कुल सर, मेंटल का ऊपर वाले भाग से निकलता है, ठीक है। तो यहां पर आपने बहुत सही कहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के क्रोड के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। पृथ्वी की कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा क्रोड का पाया जाता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अब सही आंसर आपको करना है। गलत पूछा था तो आपको गलत ही बताना था ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया करो, क्योंकि पढ़ने में बहुत सारी गलतियां पढ़ने में हो जाती है, जैसे हमसे भी हो जाती है पढ़ने में गलती। तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ना तो 1 और ना तो 2, कुछ लोग कह रहे हैं डी आंसर है सर इसमें। पांचवें का आकांक्षा यादव कह रही है पांचवें का ए है, रिया कह रही है ए है, मधु कश्यप कह रही है ए है, ओनली 2 आर्या कह रहे हैं डी, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। आप मतलब ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। आपको बताना है, सत्य कथन बताना है। पृथ्वी का बाह्य क्रोड मतलब बाह्य क्रोड, अब पृथ्वी का बाह्य क्रोड कैसे समझेंगे आप। मान लीजिए कि ये वाला पूरा का पूरा भाग है, देखिए समझने वाली बात है, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर आप कर जाएंगे। इसको भूपर्पटी कहते हैं, इसको मेंटल कहते हैं और ये क्रोड है। अब इसमें क्रोड में भी एक हमने आपको यहां पर लहमन असंबद्धता बताई थी ना, लहमन असंबद्धता बताई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, लहमन असंबद्धता। ये लहमन महोदय बताते हैं कि देखिए क्रोड के 2 भाग हैं, एक ऊपरी क्रोड है ना, ऊपरी क्रोड है जिसे आप वाह्य क्रोड कहते हैं ना, वाह्य कहते हैं, बाहरी भाग कहते हैं, बाहरी क्रोड कहते हैं, और एक ये वाला है, ये पूरा का पूरा भाग, इसी को आंतरिक क्रोड कहते हैं, इनर क्रोड कहते हैं ना। तो इनर क्रोड, अब इसको बताइए जरा सही क्या है, ठीक ना। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा क्रोड का होता है, नहीं, सबसे अधिक होता है। अब देखो यहां पर हमने आपको बताया कि 32 किलोमीटर से लेकर के 29 किलोमीटर तक, और ये इतना ऐसे फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है ना, तो ये पूरा का पूरा इसका जो आयतन है सबसे ज्यादा मेंटल का होता है, सबसे दूसरे नंबर पर क्रोड का आता है और अंतिम में सबसे कम आता है किसका, भूपर्पटी का। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। सत्य कथनों पर विचार करिए। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं कि पृथ्वी के क्रोड के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इनमें सत्य कथनों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है, ठीक। पृथ्वी की कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा क्रोड का पाया जाता है। ये बात, ये मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझिएगा कि गलत है। 83% मेंटल का होता है और यहाँ दूसरा वाला कथन सही है, मतलब गलत है। आंतरिक सॉलिड होता है और बाह्य क्रोड जो है ये होता है, तो यहाँ पर डी आंसर होना चाहिए, और डी आंसर ये मतलब इसको आंसर लगाने में ही गलत हो गया है, तो यहाँ पर जाने दीजिए इसको, ठीक है। बाकी आप समझ रहे हैं, समझदार हैं, तो यहाँ पर डी आंसर इसका होना चाहिए, मतलब दोनों इसके जो है क्या है, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में और तरल होता है बाह्य। तो पहला वाला तो सही, दूसरा वाला गलत है, इसका कोई आंसर ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। कोई बात नहीं, नहीं है तो हम लोग, कोई जिद नहीं है, आप इसको एक बार पढ़ करके फिर कंफर्म कर लीजिएगा। जरा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के क्रोड के संबंध में दिए गए कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जटिल है। भूकंपीय तरंगों की गति से यह ज्ञात होता है कि बाह्य क्रोड सरल और आंतरिक क्रोड पृथ्वी के आयतन संबंधित हिस्सा क्रोड पाया जाता है। कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा क्रोड का पाया जाता है। यह भाग उच्च घनत्व वाले खनिज पदार्थों में निर्मित होता है। निकिल और लोहे से निर्मित, इसलिए इसे नीफे के नाम से जाना जाता है। आयतन की बात कर रहे हैं, तो क्या यह बात सही है? एक बार आप लोग विचार करिएगा, इसको हम लोग चर्चा कर लेंगे फिर से। पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना, अवसादी और क्रांति सेल में हुआ है। मोहो असतप्त प्रॉपर्टी के को मेंटल से अलग करती है। मोहो असंबद्धता भूपर्पटी को मेंटल से अलग करती है, ठीक है। पहले वाली मोह, पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ तापमान तथा दाब बढ़ता है। धरातल से क्रोड की ओर जाने पर शैलों का घनत्व घटता है।
सही नहीं है, एक सही नहीं है। भूपट्टी का निर्माण अवसादी और कायांतित सेल से निर्माण हो। तो अब एक और डी में आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोर को सबसे अधिक आयतन होता है। ठीक है, अगर होता है तो फिर ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, हाँ, इसको हम एक बार देख लेंगे, कल आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना, और अच्छे से। हाँ, एक क्वेश्चन और आप लोगों का एक कंफ्यूजन था। देखो कुछ साथी हैं, उन्होंने पढ़ी थी आदित्य बुक वाली, है ना, आदित्य की बुक हिंदी की पढ़ी थी, और एक शब्द मैंने कल आपको जो है डिस्कस कराया था उसका अनुसरण का, अनुसरण, ठीक है ना। तो मैंने दो आपको अनुसरण बताए थे, इसको जरा आज के क्लियर उसमें कर लीजिएगा कि ये दो मैंने आपको शब्द बताए थे। तो एक साथी ने कहा था कि सर आपने पहले जो है अपने ही स्लाइड में पहले में आपने इसको सही किया था और दूसरे में इसको सही किया था। तो मैं आपको बता दूं, ये वाला सही माना है आदित्य प्रकाशन ने, और अनुसरण इसको माना है जो है 239 नंबर पेज पर हरदेव बाहरी ने। हरदेव बाहरी के जो नया एडिशन है उसके 239 पेज पर चले जाइएगा, अनुसरण को सही माना गया है। तो अनुसरण मैंने इसी को बताया था कि ये अनुसरण सही है, सीधा वाला सा वाला, ठीक है ना। अंजुम निशा इसको याद रखिएगा, ये वाला हरदेव बाहरी की तरफ से सही है। अब सही क्या है, अगर कोई भी वो है मानसी साहू करे, दोनों सही है, लेकिन हमें क्या जाना है, हमको जो ऑथेंटिक साक्ष्य है उसमें जाना। मान लीजिए कभी विवाद हो गया, ये आयोग ने कह दिया ये सही है और आपने भी इसको सही कर दिया है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको कर दिया है हरदेव बाहरी को पढ़ करके, तो आप भी अपना सही करवा सकते हैं, 100% गारंटी है, ठीक है ना। आप इसी को उस हरदेव बाहरी का पेज नंबर 239 फोटो खींचिएगा और एक एप्लीकेशन बनाइएगा, भेज दीजिएगा, आपका सही मान लिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए अभी दूसरी क्लास आपकी, क्योंकि हिस्ट्री की शुरू होने वाली है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएंगे, और इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल, ठीक है ना। इसका ए सही है आपका, ठीक है ना, ए आंसर सही है, 6 का ए बिल्कुल। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।